हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। हम सीक्वेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि सेट्स क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सीक्वेंस होता है, उसमें जो फंक्शन इस हिसाब से होता है कि एफ सच दैट एन टेंस टू आर, या कोई भी जो आपका रेंज है, कोई भी जिस पे जा रहा है, लेकिन आपकी जो डोमेन होनी चाहिए वो हमेशा नेचुरल नंबर की होनी चाहिए। ये बहुत मैंडेटरी है, नेसेसरी कंडीशन इसकी ये है कि सीक्वेंस की डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर की ही होती है। इसमें जो अब एक टॉपिक है वो है बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? जब भी कोई सीक्वेंस दो नंबर के बीच में बाउंड होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अब वो दो नंबर कैसे होने चाहिए? एक इसमें आती है टर्म बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, एक आती है इसमें बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है? एक सीक्वेंस हमें एक्सन दे रखा है, वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा अगर एक रियल नंबर m1 एग्जिस्ट करता है सच दैट xn इज ग्रेटर देन m1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी कि अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। xn आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, किसका सीक्वेंस है? ये नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये बाउंडेड बिलो है, क्यों? क्योंकि एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है 1 जो यहाँ पे हर नंबर से छोटा है। देखिए आप, हर नंबर से छोटा है 1, 2 से 3 से। अब 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो गया, और जो इंटीजर हमारा है वो है 1 विच इज़ लेस देन ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसलिए जो हमारा गिवन सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो हो गया बाय 1, ठीक है। अब बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उसमें जो हमारी वो आएगी, एक सेकेंड, उसमें जो हमारी ये कंडीशन आएगी वो आएगी xn लेस देन इक्वल टू m2 या m1, जो भी आप लेंगे। तो हमारा देखिए बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड अबव सीक्वेंस होता है कि आपके पास कोई सीक्वेंस है, देखिए, ठीक है, ये देखिए xn, वो बाउंडेड अबव तब कहलाएगा अगर एक रियल नंबर m2 एग्जिस्ट करता है इस हिसाब से कि xn इज लेस देन इक्वल टू m2, ठीक है। बाउंडेड बिलो में ग्रेटर देन था, यानी कि सीरीज, वो जो हमारा सीक्वेंस है उसकी हर टर्म जो है वो उस नंबर से बड़ी होगी, और इसमें हर टर्म जो है वो उस नंबर से सीक्वेंस की छोटी होगी, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये बाउंडेड अबव बाय -1 है, क्यों? क्योंकि ये जो इतनी भी टर्म्स आएंगी अप टू इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी तक, सारी टर्म्स जो होंगी -1 से छोटी होंगी। इसलिए जो हमारा सीक्वेंस होगा इट इज़ बाउंडेड अबव बाय -1। तो हम कंक्लूड करके ये कह सकते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? अगर दो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं m1 और m2 सच डेट m1 जो है वो छोटा है m2 से या उसके बराबर है, इस हिसाब से कि xn जो है वो m1 से लेस देन इक्वल टू है और m2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इफ़ वी चूज m, देखिए m1 से तो बड़ा है xn और m2 से छोटा है। इफ़ वी चूज m इक्वल्स मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ m1 m2, यानी कि आपको m1 दे रखा है 1 और m2 दे रखा है 2, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम 1 और 2 में से मैक्सिमम क्या होता है? 2, तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप सीक्वेंस कैसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू m, यानी कि जो हम जैसे लेके चल रहे हैं 2, तो 2 से छोटी हो जाएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप बाउंडेड सीक्वेंस का। अगर xn की वैल्यू आपको 1/n दे रखी है, सीक्वेंस है आपका ये, कि आपने अब इसे खोलेंगे, n क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, आपको पता है सीक्वेंस की डोमेन n होती है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। xn है आपके पास, आपने खोला 1/1 1/2, आप n की जगह 1 2 3 एंड सो ऑन आप पुट करते जाए। अब आपने देखा कि जो आपका ये है, जो आपका सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है बाय 1 से। क्यों? 1 से छोटी आएंगी सारी गिनतियाँ, जितनी भी नंबर्स आएंगे सारे 1 से छोटे आएंगे, यानी कि 1 इन सब में सबसे बड़ा हो गया, तो ये बाउंडेड अबव हो गया। और बाउंडेड बिलो, अब देखिए लास्ट तक ही कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, और 1/∞ कितना होता है? 0, तो 0 से बड़े होंगे सारे। इसलिए जो ये सीक्वेंस है ये 1 और 0 के बीच में बाउंडेड हो गया। 0 से अब कुछ ऊपर नहीं जा सकता, और मतलब 0 से सब नीचे हैं, और 0 से नीचे कोई टर्म नहीं है, और 1 से ऊपर कोई टर्म नहीं जा सकती इस सीक्वेंस में, इसलिए बाउंडेड है बिटवीन 0 एंड 1। अब अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या है? या तो बाउंडेड वो सीक्वेंस, या तो उसमें बाउंडेड अबव ना हो या बाउंडेड बिलो ना हो, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो अनबाउंडेड सीक्वेंस होता है। जैसे अब आप एग्जाम्पल लीजिए, आपको ये दे रखा है,
अब आपने इसको खोला एक्स एन इक्वल्स टू 2 की पावर n-1, इसको खोला आपने, n की जगह 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करते गए। अब आपको दिख रहा है कि इसमें बाउंडेड जो बिलो है वो तो आपको दिख रहा है 1 है, यानी कि 1 सबसे छोटा है। अब सबसे बड़ा क्या होगा? इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो बाउंडेड अबव हो, इसलिए जो सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मोनोटॉनिक सीक्वेंस। देखिए मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास। मोनोटॉनिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है अगर कोई सीक्वेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, इसकी हर टर्म जो है वो पीछे वाली टर्म से बड़ी है, यानी फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन थर्ड टर्म। या आ जाए हमारे पास -1 -2 -3, तो इसमें क्या है, ये डिक्रीजिंग है, यानी कि हर टर्म जो है पीछे वाली टर्म से छोटी है, या तो लगातार छोटी हो या लगातार बड़ी हो, तो ऐसी टर्म को हम कहते हैं मोनोटॉनिक सीक्वेंस। यानी कि वो सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो वो मोनोटॉनिक सीक्वेंस होता है। अगर आपका देखिए इसके लिए कंडीशन होती है xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn प्लस 1 एंड xn इज लेस देन इक्वल टू xn -1। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर दोनों ही होनी ज़रूरी है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो मोनोटॉनिक सीक्वेंस नहीं कहलाएगा वो, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है। अब इसमें ही आता है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, एक सीक्वेंस वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा या मोनोटॉनिक नॉन डिक्रीजिंग होगा। ध्यान रखिए मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटॉनिक नॉन डिक्रीजिंग। अगर xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ग्रेटर देन इक्वल टू का ध्यान रखिएगा, यानी कि जो एक टर्म है मतलब आगे वाली टर्म है वो पीछे वाली टर्म से बड़ी होनी चाहिए। अब इसका देखिए 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये इसकी nth टर्म है। अब आप देखिए इसमें जो पीछे आगे वाली टर्म है वो पीछे वाली टर्म से बड़ी है, तो लगातार यही हो रहा है। ठीक है, तो ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग क्या होता है, जो आगे वाली टर्म होनी चाहिए वो पीछे वाली टर्म से छोटी होनी चाहिए, उसकी ये कंडीशन होती है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो वो कहलाता है मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर मोनोटॉनिक नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अगर मोनोटॉनिक नॉन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस वो तब होगा जब उसकी जो आगे वाली टर्म है वो पीछे वाली टर्म से छोटी हो जाती है। अब इसी में एक टॉपिक आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, देखिए आप आपका ये दे रखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का साइन लगा दिया मैंने। एक सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा अगर xn प्लस 1 इज लेस देन xn। मीन्स देखिए मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा है, नॉन डिक्रीजिंग नहीं लिखा है। मीन्स स्ट्रिक्टली जब आ जाता है तो लेस देन इक्वल टू का साइन हट जाता है, लेस देन का तो रहेगा, इक्वल टू का हट जाएगा। तो इसका मतलब जो आगे वाली टर्म है वो पीछे वाली टर्म से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये वाली जो टर्म है वो छोटी होनी चाहिए, तो इसलिए इसे कहते हैं मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एंड मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, जब xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn, तो इसे कहते हैं मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका ये होता है कि एक सीक्वेंस है जो देखिए एक्सेप्शनल केस है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई भी क्या कहते हैं, अगर आपका कोई भी सीक्वेंस है जो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, एक ही सीक्वेंस होता है जो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है, और वो सीक्वेंस क्या होता है, कांस्टेंट सीक्वेंस, यानी कि हर टर्म जो होती है उसकी सेम हो, जैसे 1 1 1 1 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, यानी कि ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर सेम, एक ही होती हैं। ठीक है, तो वो ही सीक्वेंस ये आपसे एग्जाम में ही पूछ सकता है। आपके एमएससी का जैसे वो होता है, क्या कहते हैं, एमए या एमएससी का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है एमएससी मैथ्स का। ठीक है, तो उसमें पूछ लेता है विच ऑफ दीज इज बोथ मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो वो कौन सा सीक्वेंस होता है, कांस्टेंट सीक्वेंस, जिसमें दोनों टर्म्स क्या होती हैं आपकी, मतलब सारी टर्म्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिए, ये आपका आई थिंक यहाँ पे ये डिक्रीजिंग आएगा, ये डिक्रीजिंग की कंडीशन है,
आप या ऐसा करिए, इसका साइन चेंज कर लीजिए, ठीक है, और ये आपका इधर आएगा लेस देन, ठीक है। तो अगर, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था ना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाले में, अगर बाद वाली टर्म बड़ी है देन जब प्रीसीडिंग टर्म, तो आपका मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, और अगर ये छोटी है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बस लेस देन मतलब इक्वल टू का साइन हट जाता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। और मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि जो है आपका मोनोटोनिक में दोनों, अगर वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो आपकी दोनों टर्म्स क्या होनी चाहिए, दोनों जो आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं होता है। कल हम पढ़ेंगे इसमें और आगे क्या होता है कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस वगैरह क्या होते हैं। तब तक के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।